नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। चाइना का कम्युनिस्ट एक समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, जिसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर यह सवाल उठाया है कि भारत जिसने 2008 के अंदर नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है इसको लॉन्च किया था, वो अब बदल चुकी है। भारत अब इंडिया फर्स्ट के बारे में सोचता है, अपने पड़ोसी देशों के बारे में नहीं सोचता है। यहां तक कि यह भी कहा है कि साउथ एशिया के अंदर हमेशा इंडिया ये एक ऑप्शन रखता है अपने पड़ोसी देशों के साथ में कि या तो वो भारत को चुने या फिर चाइना को चुने। तो ग्लोबल टाइम्स जो है उसने कभी भी भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं लिखा है। वो कुछ एक आध बात भारत के लिए जरूर अच्छी लिख देता है, लेकिन मैनी टाइम्स उसने भारत का हमेशा जो है वो विरोध किया है। आप लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो हमेशा अगेंस्ट लिखता है इंडिया के। तो हम लोग इसकी खबर को जो है वो काफी सीरियस नहीं लेंगे। इंडिया challenges attitude towards multilateral mechanism for its global ambition। यहां तक कि ये लिखता है कि इंडिया मस्ट गिव अप जीरो सम मेंटेलिटी एक्सेप्ट चाइना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अच्छा, और देखिए यहां पर कुछ आपके लिए एग्जांपल्स हैं। इंडिया नीड्स टू स्टॉप हर्टिंग इटसेल्फ, मतलब इंडिया को जरूरत है कि वो खुद को हर्ट करना बंद करे, एंड अदर्स, दूसरों को हर्ट करना बंद करे, रिटर्न टू रीजन, मतलब वापस से जो है वो रिटर्न हो जाए। और देखिएगा ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है इंडिया के बारे में। इंडिया लाइज अबाउट कैजुअलिटीज इन बॉर्डर क्लैश विद चाइना, यानी कि भारत जो है वो कैजुअलिटीज के बारे में झूठ बोलता है जब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पर क्लैशेस होती है। यही आरोप जो है वो भारत के न्यूज़पेपर चाइना के ऊपर लगाते हैं। आखिरकार सही कौन है कि जब भी इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश होती है, या हम लोग गलवान घाटी की बात करें, उस समय भी चाइना के सैनिक ज्यादा मारे गए थे, लेकिन फिर चाइना के न्यूज़पेपर में यह पब्लिश होना शुरू हुआ कि हमने इंडिया के सैनिक जो है उनको ज्यादा मारे हैं। लेकिन भारत के जो न्यूज़पेपर है वो ये कहते हैं कि हमने इंडिया के सैनिकों की ज्यादा जो है वहां पर सफाया किया है। तो यहां पर ग्लोबल टाइम्स जो है वो लिखता है कि इंडिया जो है वो इस बारे में हमेशा झूठ बोलता है। तो हम लोग इसकी खबरों को, जो कि हमेशा एंटी इंडिया की खबरें लिखता है, इसकी खबरों को ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। इसने रिसेंटली यही लिखा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं नेबरहुड फर्स्ट से चेंज होकर बदल चुकी है इंडिया फर्स्ट में। हम लोग उस फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर और हैं जो कि इसको रिलेट करते हैं भारत और मालदीव के इलेक्शंस के बीच में। रिसेंटली आप लोग को पता होगा मोहम्मद मयूजू जो कि मालदीव के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। मालदीव की जो पार्लियामेंट है इसको मजलिस कहा जाता है, याद रखना। मालदीव की जो पार्लियामेंट है इसको मजलिस हम लोग कहते हैं। वहां पर 93 सीट्स है। 93 सीट्स में से 71 सीट जो है वो प्राप्त हुई है पीएनसी, इनकी जो पार्टी है उसको प्राप्त हुई है 71 सीट्स, और 12 जो सीटें हैं वो एमडीपी को मिली हैं, जो कि भारत के पक्ष में रहती है ये पार्टी। तो 71 सीट्स जो है वो मिली है इंडिया आउट कैंपेन के तहत मोहम्मद मयूजी को। तो बेसिकली राष्ट्रपति तो बन चुके हैं, लेकिन चाइना का कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्फ्लुएंस रहा है। मोहम्मद मयूजी, इनके देश के ऊपर लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 9,000 करोड़ का कहीं ना कहीं कर्ज है, लेकिन उसमें से लगभग 5,000 करोड़ जो है उसको उतारने की मियाद 2026 तक है। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो सऊदी अरब में जाए, टर्की में जाए, या फिर चाइना का सहारा ले, 5,000 करोड़ का जो कर्ज है वो यूनाइटेड नेशंस ने जो तारीख तय की है 2026 तक, तब तक इनको चुकाना जरूरी है। इसलिए कर्ज लेने के लिए ये दर दर भटक रहे हैं। इसीलिए इन्होंने भारत के लिए इंडिया आउट कैंपेन जो है वो चलाया। और भी न्यूज़पेपर्स की कटिंग हम लोग देखते हैं। फॉरेन पॉलिसी शुड बी गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट, मतलब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के तहत गाइड होती है, ना कि आइडियोलॉजी और फेथ। एस जयशंकर का ये कहना है। तो बेसिकली आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो नेबर फर्स्ट के ऊपर हमेशा से चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। कभी भी हमने इंडिया फर्स्ट का जो कैंपेन है वो नहीं चलाया है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स जो है वो हमेशा भारत के लिए एंटी जो न्यूज है इनको पब्लिश करता रहता है। तो हम लोग को ज्यादा सीरियस जो है इस बारे में नहीं होना है। एक न्यूज़पेपर की छोटी सी कटिंग है, एक कार्टून है ग्लोबल टाइम्स का, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया शुड रियलाइज दैट द मालदीव्स इज नॉट टेकिंग साइड्स। मतलब इसमें यह साफ तौर पर कह रहा है कि मालदीव जो है वो अब किसी की साइड नहीं लेगा। इट्स चूजिंग इंडिपेंडेंस, उसने जो है वो स्वतंत्रता को चूज किया है। मतलब चाइना की इन्फ्लुएंस के अंदर ये खबर जो है वो छपी है, और इसके अंदर ये कहा गया है कि मालदीव के अंदर अभी जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, 21 अप्रैल को इलेक्शंस हुए थे, 23 अप्रैल को रिजल्ट्स आए हैं, और मोहम्मद मयूजी की जो पार्टी है
इसने जीत दर्ज की है और कहना यह है कि इंडिपेंडेंट के तहत ये जो पार्टी है इसने जीत हासिल की है। अब मालदीव जो है वो किसी के भी अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि नेबरहुड फर्स्ट के लिए, और एक यहां पर एक सिंबल जो है वो लगा हुआ है और हाथ में आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज जो है ये किया जा रहा है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। 75 टेक्निक्स हम लोगों ने बताई है कि ताकि आप लोग इस एडिक्शन से कैसे दूर रह सकते हैं। साथ में 75 रियल स्टोरीज आप लोग के लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं कि जिन्होंने आखिरकार इस एडिक्शन को परस्यू करके आखिरकार अपनी लाइफ के अंदर क्या खोया है, और आप लोग जो है इससे कहीं ना कहीं अवेयर रहें, इसलिए 75 रियल स्टोरी जो है आप लोगों के लिए कवर की गई है। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर के अंदर आगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि चाइना और मोहम्मद मोइजू जो है दोनों हैंडशेक कर रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि टर्की की यात्रा जो है वो मोइजू की द्वारा की गई, सऊदी अरेबिया की गई और चाइना की एक यात्रा जो है वो की गई है। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स के बाद में ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इंडिया आउट का जो कैंपेन है वो मालदीव्स के अंदर सक्सेसफुल हुआ है। इस पर चाइना ने क्या कहा है कि चाइना के लोग ये चाहते थे कि भारत जो है वो मालदीव्स की इंटरनल जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर कहीं भी इंटरवेंशन या इंटरप्शन नहीं करे, और इस चीज को लेकर चाइना के लोग बड़े एहतियात थे और इसीलिए इंडिया आउट का कैंपेन जो है वो मालदीव्स के अंदर काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये जो ग्लोबल टाइम्स की खबर है उसको क्या सही मान ले? पहले हम लोग मालदीव्स के नतीजे देख लेते हैं। मालदीव के अंदर पीएनसी की जो पार्टी है मोहम्मद मोइजू की, उसने 71 सीट्स हासिल की है। टोटल 93 सीट्स हैं। अगर किसी भी पार्टी को यहां पर अपनी मेजोरिटी शो करनी है तो लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 42 सीट जो है उसके पास में होनी चाहिए। एमडीपी जो पार्टी है वो भारत के पक्ष की पार्टी है, उसके केवल 12 सीटें मिली है, निर्दलीय 7 है और एमडीए जो है वो 2 सीट मिली है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चुनाव के नतीजे इस बात को शो कर रहे हैं कि वहां पर इंडिया आउट का कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में कहा कि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देना पर चलता है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत का रवैया नेबर फर्स्ट पॉलिसी की जगह पर इंडिया फर्स्ट जो है वो बन चुका है। लेकिन आखिरकार ये नेबरहुड फर्स्ट जो है पॉलिसी वो क्या चीज है? देखिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है एनएफपी इसको शॉर्ट में हम लोग कहेंगे, इसको 2008 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और ये बेसिकली एंगेज करना चाहती है 5S यानी कि 5S एक इसका प्रिंसिपल लोगो है जिसमें लिखा हुआ है कि सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति। मतलब अगर हम लोग अपने पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल, तो हमको उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनकी बाउंड्रीज की रक्षा करनी पड़ेगी, उन शांति रखनी पड़ेगी यानी कि शांति जो है वो बाउंड्री पर रखनी पड़ेगी, समृद्धि रखनी पड़ेगी और संस्कृति जो है वो हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जब भी मौके आते हैं। देखिए, जब भी इंडिया के अंदर कोई बड़ा फेस्टिवल होता है तो हम लोग पड़ोसी देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको इनवाइट करते हैं और हमारे देश की जो संस्कृति है उससे इंट्रोड्यूस करते हैं कि देखिए हमारे देश के अंदर क्या संस्कृति चल रही है, इससे वो काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन ये जो 5S है, ये जो प्रिंसिपल है, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का प्रिंसिपल है। इट एम्स टू फॉस्टर स्ट्रॉन्गर टाइज, मतलब बेसिकली हमारे जो रिलेशंस हैं नेबर कंट्रीज के साथ में उसको हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ये बेसिकली एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें नेपाल की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। नेपाल के अंदर आप लोग को पता है कि नेपाल कई बार कुछ ज्यादा ही जो है वो अपने आप को शो ऑफ करता है। नेपाल अभी चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर चल रहा है। नेपाल को यह पता नहीं है, लेकिन नेपाल 1768 से लेकर 2008 तक एक हिंदू राष्ट्र रहा है, उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन चुका है। नेपाल के इंटरनल जो पॉलिसीज हैं वो अभी इम्बैलेंस की कंडीशन में हैं। नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी है तो सही, लेकिन बेसिकली वहां के लोग जो है वो अभी राजतंत्र की मांग कर रहे हैं और पूरे नेपाल के अंदर विद्रोह चल रहा है। तो इससे एक बात तो ये जाहिर है कि नेपाल जो है वो खुद को नहीं संभाल पा रहा है। इसका फायदा जो है वो चाइना उठा रहा है और वो चाइना की पॉलिसी से काफी हद तक इन्फ्लुएंस है। दूसरी हम लोग बात करेंगे भूटान। भूटान जो है वो हमेशा भारत के पक्ष में रहता है। भूटान हमेशा इंडियन आर्मी जो है इसकी हेल्प लेता है, इसलिए भूटान कभी भी चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भारत के लिए भूटान जो है वो एक सिक्योर नेबर है। इसके बाद में बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना है। रिसेंटली चाइना ने बांग्लादेश को यह कहा था कि आप हमारे BRI
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन बांग्लादेश ने साफ तौर पर इस चीज की मनाही कर दी, इनकार कर दिया कि हम लोग चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं करेंगे। और इससे यह साफ जाहिर होता है कि बांग्लादेश जो है वो भारत के पक्ष में है तब तक जब तक कि शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी जो है वो भारत के पक्ष में है। बात करते हैं म्यांमार की। देखिए, म्यांमार जो है उसके अंदर चाइना अपने वेपन्स को सप्लाई करता है और म्यांमार से इंटरनेशनल बॉर्डर से इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहां पर वेपन्स को शेयर किया जाता है। इसके साथ में ही नेपाल के अंदर ड्रग्स का रैकेट इतना जबरदस्त है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। ये इन्फ्लुएंस है चाइना का, मतलब चाइना जो है वो म्यांमार को कहीं ना कहीं यूज करता है कि भारत के अंदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर ड्रग्स को सप्लाई किया जाए और उस चेन को कमजोर किया जाए ताकि आगे जाकर यही नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो भारत के लिए सिरदर्द बन जाए। तो म्यांमार जो है वो अभी खुद भी डेमोक्रेसी से जूझ रहा है, वहां पर इंबैलेंस की कंडीशन जो है वो बन चुकी है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका एक ऐसा कंट्री अभी रिसेंटली बन चुका है जो कि इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। जब से यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है तब से लेकर अब तक श्रीलंका की जो जीडीपी है वो काफी हद तक गिर चुकी है। पहली बात तो कोविड ने हिट किया था श्रीलंका को, और दूसरी बार जो है वो जैसे ही जो फूड ग्रेन से उनकी सप्लाई यूक्रेन से रुकती है श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक डाउन हो जाती है। इसलिए श्रीलंका खुद जो है वो डेमोक्रेसी जूझ रहा है, लेकिन फिर भी चाइना का हम्बनटोटा बंदरगाह जो कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह जो कि चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि श्रीलंका जो है वो भी चाइना के ट्रैप के अंदर फंस चुका है। बात करें मालदीव्स की, तो मालदीव्स के हालात तो आप लोग जान ही चुके हैं। मालदीव जो है वो ऑलरेडी चाइना के ट्रैप के अंदर फंस चुका है, उसके ऊपर काफी कर्ज हो चुका है, इसलिए वो दर दर भटक रहा है कि कहीं ना कहीं उससे उसको जो है वो क्या मिल जाए, कर्ज मिल जाए। पाकिस्तान ऑलरेडी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में बन रहा है और भारत के पीओके वाले क्षेत्र से वो गुजर रहा है। तो भारत जो है इस चीज के लिए नाराज है ही कि पीओके वाले क्षेत्र से अगर आप लोग सीपीईसी को निकाल रहे हैं तो भारत इसके एंटी है। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो है वो भारत के पक्ष में है, क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आते हैं, इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो दोनों एक दूसरे के एंटी है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो भी कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में है। लेकिन मेनली हम लोग बात करें मालदीव की, श्रीलंका की, म्यांमार की, नेपाल की, पाकिस्तान की और खासतौर पर चाइना की, ये सभी जो है ये सभी पड़ोसी देश जो है वो कहीं ना कहीं भारत को डिस्टर्ब करे हुए हैं, और इसका रीजन है चाइना, और चाइना के इन्फ्लुएंस में ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। अगर हम लोग बात करें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, तो सबसे बड़ा हमारे पास में चैलेंजेस ये है कि सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है वो हमारे पास में है। जैसे हम लोग बात करें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, आप लोग देखते हैं कि म्यांमार से अभी रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं उनको एंट्री भारत ने दी थी, इसके साथ में बांग्लादेश ने भी एंट्री दी थी, लेकिन म्यांमार से कई सारे जो टेररिस्ट हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के अंदर आते हैं। खास तौर पर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमारा नेबर है, लेकिन पाकिस्तान से हमको खतरा है किसको लेकर, टेररिज्म को लेकर। फिर है ड्रग ट्रैफिकिंग, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात की है कि म्यांमार से ड्रग्स जो है वो इंडिया के अंदर सप्लाई होती है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे नेबर जो है वो हमारे साथ में हमेशा के लिए बने रहें, लेकिन नेबर्स ही चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो इंडिया के अंदर करते हैं। ये भी हमारे लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो बना हुआ है। इलीगल माइग्रेशन, आप लोग देखते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी जो हैं वो विदाउट एनी वीजा और परमिशन जो है वो आसाम के अंदर आ जाते हैं। खास तौर पर पाकिस्तान के जो लोग हैं या फिर हम लोग कहते हैं किसी दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो पाकिस्तान का रास्ता अख्तियार करके नेपाल के रास्ते फिर भारत के अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो माइग्रेंट जो है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न जो है वो बना हुआ है। अगर हम लोग बात करें राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना की, तो खास बात है कि चाइना इकोनॉमिक एक्सपांशन, चाइना हमेशा ये कोशिश करता है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो हर देश के द्वारा ज्वाइन कर लिया जाए, जिससे भारत को साउथ पैसिफिक जो ओशन है इसके अंदर उसको घेर लिया जाए। तो चाइना की जो पर्ल्स की नीति है उसके तहत चाइना ये चाहता है कि साउथ जो इंडियन ओशियन है उसके अंदर भारत को कहीं ना कहीं घेर लिया जाए। तो चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर अभी श्रीलंका, मालदीव्स आप लोग देख रहे हैं, म्यांमार देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहे हैं, ये सब चाइना के इन्फ्लुएंस के अंदर है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस विथ नेबर्स,
मतलब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास में ये है कि आज हम लोग अपने नेबर्स के साथ में जो है वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं कि अगर आप भारत के साथ में रहेंगे तो आप लोग सुरक्षित रहेंगे। ये कहीं ना कहीं इसका लैक जो है वो भारत के अंदर हो रहा है, भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमको झलकता है, और यही हमारे लिए आज सबसे बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द नेबरहुड। देखिए आप लोग देखते हैं कि रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आज श्रीलंका के अंदर कितनी बनी हुई है। तो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है भारत और इंडिया के रिलेशंस को लेकर, क्योंकि श्रीलंका जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया से डिमांड करता है, जबकि ऑलरेडी भारत ने जो है वो 2 से 3 बार श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, लेकिन इसके बाद भी श्रीलंका जो है और डिमांड कर रहा है। इससे रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने के चांसेस होते हैं। एलओसी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले होते हैं। आप लोग को पता है कि चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर रिलेशंस हैं वो काफी टेंशन के अंदर हैं। इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट जो है प्रोजेक्ट टू नेबरिंग कंट्रीज कॉज फ्रस्ट्रेशन एंड डिमिश इंडियाज इन्फ्लुएंस एंड ट्रस्ट द रीजन, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि पड़ोसी देश जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट की डिमांड करते हैं भारत से, और जब वो भारत दे नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो चाइना की तरफ रुख करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ग्लोबल टाइम्स ने जो खबर छापी है भारत के लिए कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज हो रही है, नेबरहुड फर्स्ट से चेंज हो रही है इंडिया फर्स्ट के अंदर, वो सरासर गलत है। वो बेसिकली एक कम्युनिस्ट मूक पत्र है, समाचार पत्र है, जो कि हमेशा चाइना के इन्फ्लुएंस में एंटी इंडिया की खबरें जो है वो छापता है, इसलिए हम लोग उस खबर को सीरियसली नहीं लेंगे। चलिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग के लिए 75 टेक्निक्स बहुत बेहतरीन जो है वो बनाई गई है, जिसमें 75 रियल स्टोरीज को साथ में इंक्लूड किया गया है। आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैलेंज कूपन कोड यूज करके आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है इसमें एनरोल हो सकते हैं। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।